गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सब लोग। आशा है कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे। और आज जो है हम संविधान के इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने इसकी 9 क्लासें पढ़ ली थी और आज जो है हम इसकी 10वीं क्लास पढ़ने वाले हैं। तो आज इसमें क्या खास रहेगा, तो आज हम पढ़ेंगे कैबिनेट मिशन योजना 1946 के बारे में। तो चलिए आप जल्दी से जुड़ जाइए आप, और सभी लोगों को इस वीडियो की लिंक को शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। अब बताइए क्या आप लोग तैयार हैं या नहीं, इस सेशन को आगे बढ़ाएं। तो जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए, आप लोग रेडी हैं, यस या नो। तो कमेंट करके जल्दी से आंसर दीजिए, फिर हम इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए देखिए, अब हम इस सेशन में बात करने वाले हैं कैबिनेट मिशन 1946 है क्या। तो आपको याद रखना कि फरवरी 1946 में, कब की बात चल रही है आपकी, फरवरी 1946 में एक ब्रिटेन में पार्टी बदलती है, क्योंकि आपको पता चुनाव हो जाते हैं, वहां भी सरकार बदल जाती है। और लेबर पार्टी के नव निर्वाचित जो व्यक्ति थे उनका नाम था एटली। क्या नाम था आपका, एटली थे, है ना। उनको वहां का प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो आपको याद रखना, वहां की बात चल रही है। आप इसको जानने से पहले हम बात करेंगे ब्रिटेन, कहाँ की बात करते हैं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो कि नव निर्वाचित थे, नव निर्वाचित। उनका नाम क्या था, जो नया चुनाव जीत कर आए थे उनका नाम था क्लीमेंट, क्लीमेंट एटली, है ना। क्या नाम था, क्लीमेंट एटली। तो उस समय प्रधानमंत्री बने आपके क्लीमेंट एटली। एटली ने क्या कहा कि उन्होंने भारतीयों से अनौपचारिक रूप से बात की, और अनौपचारिक रूप से बात करने के लिए एक सदस्यीय दल, कितने सदस्यीय दल था आपका, एक संसदीय दल यानी कैबिनेट मिशन को भारत भेजने का निर्णय लिया। इन्होंने क्या किया आपका, तो याद रखना 1946 में, कब, 1946 में एक संसदीय दल जिसका नाम रखा गया अपन ने क्या, कैबिनेट मिशन को भारत भेजने का निर्णय लिया, को भारत भेजने का निर्णय लिया। तो याद रखना आपको कि कैबिनेट मिशन को किसने भेजा था, तो आप बताएंगे एक संसदीय दल था, है ना, और उसको भेजने वाले थे क्लीमेंट एटली, जो कौन थे, वहां के ब्रिटेन के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री बने थे। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए किस पार्टी से थे। तो जो क्लीमेंट एटली जो है वो आपकी पार्टी, उनका नाम था, पार्टी का नाम लिख लीजिए, लेबर पार्टी से थे। किस पार्टी से थे आपके, तो ये जो थे क्लीमेंट एटली, ये किस पार्टी से थे आपके, तो आप बात करेंगे ये लेबर पार्टी से थे। कहां से थे आपके, लेबर पार्टी से संबंधित थे, ठीक है ना। किससे संबंधित थे, लेबर पार्टी से संबंधित थे। तो अब हम बात करते हैं जब क्या हुआ, तो जो लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री बने क्लीमेंट एटली, इन्होंने क्या किया, भारतीय नेताओं से अनौपचारिक बातचीत करने के लिए, है ना, क्यों गठन किया गया था इसका, तो याद रखना कैबिनेट मिशन का गठन क्यों किया गया था, तो इन्होंने क्यों किया था, भारतीय राजनेताओं से अनौपचारिक बात करने के लिए। याद रखना कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था, अनौपचारिक, यानी कोई ऑफिशियल प्रावधान नहीं था, अनौपचारिक रूप से बात करने के लिए उन्होंने एक दल बनाया जिसका नाम क्या था आपका, कैबिनेट मिशन नाम रखा गया था। अब आपसे पूछा जाएगा कि जब भारत कब आया था, तो याद रखना कैबिनेट मिशन जब भारत आया तो कब आया, तो हम बात करेंगे कि डेट लिख लीजिए आप, इसकी डेट है 24 मार्च 1946। कौन सी डेट है आपकी, आप कहेंगे 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा। याद रखना आप कि कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा, तो आप बताएंगे 24 मार्च 1946 को। तो कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा, तो आप बताएंगे 24 मार्च 1946 को। अब इस कैबिनेट मिशन में क्या था आपका, कौन कौन इसके साथ आए थे, तो याद रखना कैबिनेट मिशन में सदस्य शामिल थे 3। कितने व्यक्ति आए थे इसमें आपके,
तो आप बताएंगे 3 व्यक्ति आए थे। कितने व्यक्ति आए थे आपके? तो आप बात करेंगे कि कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे आपके? 3 व्यक्ति आए हुए थे। उनके नाम आप बात करेंगे तो पहले थे, है ना, लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस। कौन कौन थे आपके? लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस, है ना। दूसरे का नाम लिख लीजिए आप। दूसरे जो व्यक्ति थे उनका नाम था सर स्टेफर्ड क्रिप्स। सर स्टेफर्ड क्रिप्स। और तीसरे जो व्यक्ति थे उनका नाम लिख लीजिए। उनका नाम था आपका क्या? एबी अलेक्जेंडर। एबी एबी अलेक्जेंडर। तो याद रखना आपको कि जो कैबिनेट मिशन आया था, कैबिनेट मिशन में कितने व्यक्ति आए थे आपके? तो आप बताएंगे 3 व्यक्ति आए थे, जिसमें कौन कौन थे आपके? लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस, सर स्टीफर्ड क्रिप्स और कौन थे आपके? एबी अलेक्जेंडर। ये 3 व्यक्ति इसके साथ आते हैं, है ना। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि इसका घोषणा किसने की थी? तो भारत में कैबिनेट मिशन की घोषणा करते हुए पेंथिक लॉरेंस ने कहा, यानी पेंथिक लॉरेंस को क्या बनाया जाता है? इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। ये इसके कौन थे आपके? अध्यक्ष पूछे जाते हैं। तो अगर पूछा जाए आपसे कि बताओ क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष कौन थे, तो आप बताएंगे लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस। अब उन्होंने इसके बारे में क्या बताया, तो हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो याद रखना, कैबिनेट मिशन की घोषणा, कैबिनेट मिशन की घोषणा। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कैबिनेट मिशन की घोषणा किसने की थी? तो आप बताएंगे लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस ने। पेंथिक लॉरेंस। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कैबिनेट मिशन की घोषणा किसने की थी, तो आप बताएंगे पेंथिक लॉरेंस ने की थी। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य भारत के लिए संविधान तैयार करने के लिए शीघ्र ही एक कार्य प्रणाली तैयार करना है ना। याद रखना, इसका उद्देश्य क्या बताया उन्होंने? उसमें कहा इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा, किसने कहा? तो पेंथिक लॉरेंस ने कहा कि इसका उद्देश्य देखिए आप क्या कहा इन्होंने। तो इन्होंने बताया कि इसका जो उद्देश्य है वो भारत के लिए संविधान तैयार करने के लिए, भारत के लिए संविधान तैयार करने के लिए, भारत के लिए संविधान तैयार करने के लिए, याद रखना। फिर उन्होंने और क्या कहा? उन्होंने कहा तैयार करने के लिए शीघ्र ही एक कार्य प्रणाली तैयार करना, शीघ्र ही एक कार्य प्रणाली तैयार करना। याद रखना, उन्होंने क्या बताया कि इसका उद्देश्य है कि भारत के लिए संविधान तैयार करने के लिए शीघ्र ही एक कार्य प्रणाली तैयार करना तथा अंतरिम सरकार हेतु आवश्यक प्रबंध करना, तथा अंतरिम सरकार हेतु आवश्यक प्रबंधन करना। तो आपको याद रखना है मेरे प्यारे साथियों कि अगर पूछा जाए कि पेंथिक लॉरेंस ने कैबिनेट मिशन के तहत क्या घोषणा की, तो उन्होंने उन नेताओं से बात की, भारतीय नेताओं से, और उन्होंने कहा कि हम जो है एक बातचीत करने वाले हैं कि हम एक मिशन के तहत भारत के लिए संविधान निर्माण करने के लिए एक आपकी जो है कार्य प्रणाली बनाएंगे तथा एक अंतरिम सरकार के लिए व्यवस्था करेंगे जिसमें आपके चुनाव करवाए जाएंगे। जब ऐसा इन्होंने कहा कि किसका गठन होगा? आपका अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा और संविधान निर्माण की व्यवस्था की जाएगी। और क्या कहा उन्होंने इसमें? तो अब हम बात करते हैं कि हेडिंग डाल लीजिए आप, कैबिनेट मिशन के उद्देश्य क्या थे, क्या उसमें प्रावधान आए थे। तो आप हेडिंग डाल लीजिए कैबिनेट मिशन के प्रावधान। क्या इसमें आपके प्रावधान आए थे? तो वो हमें
याद रखना है क्या इसमें प्रावधान आपके देखने को मिलते हैं। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं उन्होंने क्या कहा इसमें। तो नंबर फर्स्ट लिख लीजिए आप। उन्होंने कहा कि कैबिनेट मिशन ने पृथक पाकिस्तान की मांग को अस्वीकृत कर दिया था। इसमें उन्होंने क्या कहा कि कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान को पृथक करने से क्या कर दिया, पृथक करने की मांग को अस्वीकृत कर दिया। याद रखना आपको कि पाकिस्तान की जो मांग की जा रही थी, उन्होंने कैबिनेट मिशन के तहत उन्होंने बताया हम पाकिस्तान को भारत से अलग नहीं करेंगे। दूसरा उन्होंने क्या कहा, दूसरा उन्होंने कहा कि ब्रिटिश भारत तथा देशी राज्यों को मिलाकर अखिल भारतीय संघ का निर्माण होना चाहिए। उन्होंने क्या कहा कि देशी रियासतों तथा ब्रिटिश भारत को मिलाकर अखिल भारतीय संघ का निर्माण होना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा इसमें। और क्या प्रावधान लेकर आए, तो और उन्होंने क्या कहा कि संघ की कार्यपालिका एवं विधानमंडल में ब्रिटिश भारत तथा रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। उन्होंने क्या कहा कि संघ की कार्यपालिका एवं विधायिका में देशी रियासतों तथा ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि शामिल होंगे। तो ये आपको याद रखना है। क्या कहा उन्होंने कि जो संघ की कार्यपालिका है एवं विधायिका है, उसमें आपके देशी रियासत तथा ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। ऐसे उन्होंने प्रमुख प्रावधान लेकर आए। और उन्होंने इसके बाद आगे क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो हिंदू मुस्लिम है उनके अलग अलग संप्रदायों के लिए अलग अलग से व्यवस्था की जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं कि कैबिनेट मिशन ने एक अंतरिम सरकार के गठन का भी सुझाव दिया था। याद रखना, यही हम बात देखेंगे। इसी में कहा गया था कि कैबिनेट मिशन ने एक अंतरिम सरकार के गठन का सुझाव दिया था। अब आपसे पूछा जाएगा जी क्या था, तो उन्होंने कहा कि अभी हम कुछ समय के लिए टेम्परेरी सरकार बनाएंगे, जब तक कि आप अपना संविधान तैयार कर नहीं लेते। जब तक आप संविधान बनाएंगे तब तक आपकी हिफाजत ब्रिटिश सरकार करेगी। जैसे आप लोग अपना जो है संविधान बना लेंगे, वैसे आपको स्वतंत्र कर दिया जाएगा। ऐसा किस में कहा गया था, आपका कैबिनेट मिशन के प्रावधान थे, है ना। याद रखना कौन कौन से प्रावधानों की चर्चा की हमने इसमें। सबसे पहले बात की हमने क्या, कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान के पृथक करने की मांग को ठुकरा दिया। दूसरा, देशी रियासतों तथा ब्रिटिश भारत को मिलाकर अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा। तीसरा कहा गया कि संघ की कार्यपालिका एवं विधायिका में देशी रियासतों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। फिर अगला कहा गया कि कैबिनेट मिशन ने एक अंतरिम सरकार के गठन का सुझाव भी दिया था। ऐसा जब होता है आपका, तो याद रखना फिर संविधान सभा का चुनाव हुआ। क्या हुआ, आपका संविधान सभा का चुनाव हुआ। तो हेडिंग डाल लीजिए आप, कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा संविधान सभा का गठन के लिए क्या होता है, आपका चुनाव। अब अपन बोलेंगे संविधान सभा का क्या हुआ, आपका चुनाव हुआ। अब याद रखना, संविधान सभा का जब चुनाव हुआ तो उन्होंने मना कर दिया कि हम जो है वयस्क मताधिकार पर वोट नहीं डलवाएंगे,
हम जो है प्रति 10 लाख जनता पर अपना वोट डलवाएंगे। तो याद रखना, जब कैबिनेट संविधान सभा का चुनाव हुआ तो उसमें कुल कितने उम्मीदवार हुए, तो याद रखना इसमें जो है कुल, उस समय इसमें कुल सदस्य, तो आप कहीं कुल जो सदस्य थे वो कितने खड़े हुए आपके 389। कितने सदस्य हुए आपके 389, जो लगभग प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट थी। याद रखना लगभग 10 लाख जनसंख्या, 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट थी। ये भी आपको याद रखना, कितनी जनसंख्या पर एक सीट थी, तो आप बताएंगे 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट का निर्धारण उन्होंने किया। और क्या इसकी विशेषता थी, तो चुनाव प्रत्यक्ष नहीं हुआ था, अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था, है ना। कैसा चुनाव हुआ आपका, तो आप कहेंगे चुनाव हुआ कैसा आपका, अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ। अप्रत्यक्ष चुनाव कैसा हुआ कि केवल जो वोट डले थे वो केवल 296 सीटों पर डले थे, है ना। केवल वोट, इधर हम बात करेंगे वोट डले केवल कितने पर आपकी 296 सीटों पर ही वोट डले। और चुनाव का कारण क्या था, किस पद्धति के द्वारा चुनाव हुआ, तो हम बताएंगे ये जो चुनाव हुआ एकल संक्रमणीय मत से हुआ, यानी इसका प्रकार था चुनाव का, उसका नाम था एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय मत के द्वारा ये चुनाव हुआ आपका, अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ, है ना। और क्या हुआ इसमें, तो याद रखना केवल 296 सीटों पर ही चुनाव हुआ। कितनी सीटों पर चुनाव हुआ आपका, 296 सीटें। और 296 सीटें कहाँ कहाँ से थी, तो याद रखना चुनाव केवल हुआ था आपका ब्रिटिश भारत के क्षेत्रों पर। तो याद रखना 296 कहाँ कहाँ से आई थी आपकी, तो हम बात करेंगे जो 292 सीटें थी। कितनी सीटें थी आपकी, 292 जो सीटें थी वो ब्रिटिश भारत से थी। याद रखना कितनी थी आपकी, ब्रिटिश भारत से कितनी थी आपकी 292, और 4 क्या थे आपके कमिश्नरी क्षेत्र थे। 292 जो थी ये कहां से थी आपके ब्रिटिश प्रांत, और 4 क्या थे आपके कमिश्नरी क्षेत्र। चार जो थे अपने वो क्या थे आपके कमिश्नरी क्षेत्रों को इसमें शामिल किया गया था। अब देखिए कैसे कैसे आपका चुनाव हुआ और कैसे इन्होंने बांट दिया। तो देखिए 296 सीटों पर चुनाव हुआ, बाकी और भी तो सीटें थी आपकी, उन्हें किस हिसाब से बांटा गया, तो हम उनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए इधर तक आपको समझ में आया कि संविधान सभा का चुनाव हो रहा है, कुल सीटें हैं 389 जो 10 लाख जनसंख्या पर है। अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ यानी केवल वोट डले थे आप कितने पर 296 पर, है ना, जिनमें 296 में से 292 थी आपकी ब्रिटिश प्रांत से, और 4 जो थी वो आपके कहां से थे आपके कमिश्नरी क्षेत्र से थे। और चुनाव का प्रकार कैसा था आपका, एकल संक्रमणीय पद्धति के आधार पर आपका चुनाव करवाया गया। अब देखिए अब हम बात करते हैं कि सीटों को कैसे बांटा गया था। तो आप कहेंगे तो जो 389 सीटें थी, कितनी सीटें थी आपकी 389 सीटें थी, उसमें से उन्होंने कैसे बांट दिया, 2 भागों में उन्होंने डिवाइड कर दिया था आपका, है ना। इधर ब्रिटिश क्षेत्र था आपका ब्रिटिश भारत, और इधर जो थी आपकी वो देशी रियासतें थी। क्या थी आपकी देशी रियासतों को शामिल किया गया। फिर उन्होंने क्या कहा, जब देशी रियासतों को शामिल किया गया तो फिर उन्होंने अलग अलग बांट दिया। ब्रिटिश भारत से जो थी वो थी 296, अभी हमने बात की है 296 में से भी हमने 2 भागों में बांट दिया था आपका, 296 सीटों में से भी अलग अलग बांट दिया 292 सीटें। और कौन सी थी आपकी 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे। यानी आपने क्या कहा कि 292 यानी ये कमिश्नरी क्षेत्र थे, और ये कैसे थे आपके ब्रिटिश प्रांत, ये कौन से थे आपके ब्रिटिश प्रांत के थे। इनके बारे में अलग अलग बांट दिया गया। अब जो बाकी जो बची आपकी 93 सीटें देशी रियासतों से थी, यहां से कितनी थी आपकी 93 सीटें देशी रियासतों से थी। यहाँ वोट नहीं डली, यहाँ केवल जो थे वो मनोनीत किए गए आप,
सदस्यों को क्या किया गया था, मनोनीत किया गया था कि राजा महाराजाओं ने कह दिया हमारी तरफ से जे खड़ा होगा, है ना, ये व्यक्ति वहां पर जाकर बैठेंगे। केवल व्यक्तियों को क्या किया गया था, आपका मनोनीत किया गया था उनको, है ना, उनके पर चुनाव आपके नहीं डले। तो याद रखना, भारत की संविधान सभा क्या निर्वाचित थी या मनोनीत थी? तो क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे, क्या पूछा जाएगा कि बताइए कि भारत की संविधान सभा क्या निर्वाचित थी या मनोनीत थी? क्वेश्चन क्या है आपका, लिख लीजिए आप कि भारत की संविधान सभा, भारत की संविधान सभा क्या निर्वाचित थी या मनोनीत थी? यह आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है अपना कि भारत की संविधान सभा क्या निर्वाचित थी या मनोनीत थी? तो हमें आंसर देना है भैया। आप क्या कहेंगे, इसका जो आंसर होगा आप बोलेंगे कि सर आंशिक, कैसे बोलेंगे आप, आंशिक निर्वाचित, आंशिक निर्वाचित एवं आंशिक मनोनीत, जिसको हम कह सकते हैं ना तो पूरी आंशिक थी, ना तो पूरी निर्वाचित थी, ना ही पूरी मनोनीत थी। आंशिक आंशिक शब्द आपको जोड़ना है। फिर देखिए, जब चुनाव होता है तो रिजल्ट भी आते हैं आपके, क्या आते हैं, रिजल्ट भी आते हैं। चुनाव हो गए हैं, चुनाव होने के बाद रिजल्ट आता है आपका कब, तो चुनाव परिणाम आया आपका, अब क्या आएगा आपका, चुनाव का रिजल्ट भी खुलेगा। चुनाव परिणाम आते हैं कब आपके, जुलाई अगस्त 1946 में। याद रखना, चुनाव परिणाम कब आया आपके, जुलाई, इसको अगस्त 1946 में। जब चुनाव के परिणाम आते हैं, याद रखना, तो उसमें केवल कितनी चीजों का रिजल्ट आया था आपका, तो जो रिजल्ट आया था आपका वो रिजल्ट था केवल 296 सीटों पर। वोट तो नहीं डले थे आपके, बाकी तो सब सदस्य कैसे थे आपके, मनोनीत किए गए थे आपके। अब हम बात करते हैं तो किसको कितनी सीटें दी गई, तो उसका हम बात करते हैं परिणाम कैसा था। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, परिणाम की। तो याद रखना, अलग अलग जो है वोट मिले आपके। तो जैसे हम बात करते हैं कांग्रेस की, कौन की बात कर रहे हैं अपन, कांग्रेस, मुस्लिम लीग, है ना। तो आप लिख लीजिए, कांग्रेस को जो सीटें मिली थी वो 200 सीटें थी। कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी आपकी, 200 सीटें थी। मुस्लिम लीग को जो सीटें मिली थी केवल 73 सीटें थी, है ना। कितनी मिली इनको, 73 सीटें इनको मिली थी। और कौन कौन थे, तो याद रखना, इसी में निर्दलीय थी कुछ सीटें। कैसे थे आपके, तो आप बात करेंगे, यही थे निर्दलीय। निर्दलीयों की सीटें थी केवल कितनी, 8, और बाकी छोटी पार्टियां थी, है ना, उनको चली गई कुछ सीटें आपकी, कितनी चली गई, 7 सीटें। तो यानी आपसे पूछा जाएगा अन्य में कितनी गई, अन्य में हम बात करेंगे तो अन्य में चली गई आपकी कितनी सीटें, 15 सीटें। क्योंकि आपको पता है 273 हो गए आपके, 273 में 15 और जोड़ेंगे अपन तो ये हो जाएंगे आपके कितने, 296 सीटें। अब बात ये आती है कि जब चुनाव हो गया आपका तो और क्या हुआ, क्या इसमें देशी रियासतों ने भाग लिया था क्या, तो अपन कहेंगे नहीं लिया था, क्योंकि चुनाव में केवल मनोनीत सदस्य आए थे आपके। अब यही याद रखना हमें कि जो चुनाव हुआ था, इस चुनाव में कैसे चुनाव हुआ आपका, तो अपन बताएंगे ये प्रत्यक्ष चुनाव नहीं हुआ था। तो यही हम बात करेंगे, कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक थे हमने पहले ही बात कर दी है। चुनाव कैसा हुआ था आपका, तो यही हम बात करेंगे, चुनाव हुआ आपका कैसा, अप्रत्यक्ष चुनाव था। चुनाव कैसा हुआ आपका, आप कहेंगे चुनाव कैसा हुआ, अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ। और क्या हुआ इसमें, तो याद रखना, क्या चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर हुआ था क्या, नहीं। तो यह वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ। तो ये भी याद रखना आपको, चुनाव कैसे नहीं हुआ था आपका, वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था।
और क्या प्रावधान आया, है ना। तो हमने ये लिख लिया था कि प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर चुनाव करवाया गया था। तो याद रखना महिलाओं ने कितनी सीटें जीती थी आपकी, तो इसमें जो महिला थी, महिलाओं ने जीती थी 15 सीटें, और उसमें से एक मुस्लिम थी। एक कौन थी आपकी, मुस्लिम थी। और अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या गांधी जी ने भी चुनाव लड़ा था। तो याद रखना मेरे प्यारे साथियों, आप बात करेंगे गांधी जी, तो गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी ने इस चुनाव में भाग नहीं लिया। महात्मा गांधी सदस्यों में शामिल नहीं थे। याद रखना ये जो चुनाव हुआ था इसमें महात्मा गांधी जी शामिल नहीं थे। जब महात्मा गांधी शामिल नहीं थे तो मोहम्मद अली जिन्ना भी शामिल नहीं थे। याद रखना इसमें कौन शामिल नहीं थे आपके, मोहम्मद अली जिन्ना भी शामिल नहीं थे। याद रखना आपको कौन शामिल नहीं थे आपके, मोहम्मद अली जिन्ना भी इस चुनाव में आपके शामिल नहीं थे। तो इतनी सारी जानकारी आपको याद रखना है। क्या हमने कहा कि हमने इतना सा कहा कि अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ, वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ, महिला 15 सीटें जीती जिसमें से एक कौन थी आपकी, मुस्लिम थी, महात्मा गांधी ने भाग नहीं लिया था, मोहम्मद अली जिन्ना ने भी इस चुनाव में भाग नहीं लिया था। ऐसे करके ये चुनाव संपन्न होता है। संपन्न होने के बाद संविधान सभा की अब बैठकें होती हैं आपकी। क्या होती हैं आपकी, बैठकें हुई। तो याद रखना है बहुत सारे भयंकर चुनाव होता है, चुनाव के बाद रिजल्ट भी आते हैं। अब क्या हुआ, जब संविधान की सीटें चली गई, आपने देखा संविधान सभा का गठन होने वाला है, मुस्लिम लीग के पास जो है कम सीटें आई हैं। तो अब हम करते हैं संविधान सभा की प्रमुख बैठकें। हेडिंग डाल लीजिए आप, संविधान सभा की बैठकें। क्या पढ़ने वाले हैं हम, संविधान सभा की बैठकों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो क्या इसमें आपका हुआ, तो याद रखना कि जब संविधान सभा की बैठकें हुई तो बैठकों में प्रथम बैठक हुई आपकी, कौन सी बैठक की बात करते हैं अपन, प्रथम बैठक हुई। तो प्रथम बैठक में ऐसा क्या हुआ, तो देखिए आपसे पूछा जाएगा कि प्रथम बैठक जो हुई वो कब हुई थी, तो हम लिखेंगे 9 दिसंबर। याद रखना मेरे प्यारे साथियों, आपको डेट जरूर याद रखना, कब हुई आपकी, 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई आपकी, 9 दिसंबर 1946 को। ये कहां पर हुई आपकी, तो ये हुई थी नई दिल्ली। बैठक कहां पर हुई आपकी, नई दिल्ली। जब नई दिल्ली में ये पहली बैठक होती है आपकी, है ना। जब बैठक हुई तो और क्या हुआ इसमें, जब बैठक नई दिल्ली में आपकी होती है तो इसमें अध्यक्ष बनाया गया। इसके जो अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए वो बनाए गए थे किसको, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो अब आप एक बात बताओ, ऐसे कैसे किसी को भी उठाकर सदस्य बना दिया, तो आपके मन में विचार आता होगा इनको कैसे बनाया गया होगा। तो भैया याद रखना कि जब सब लोग बैठे हुए थे उनमें कहा गया कि अब इसका नेतृत्व कौन करेगा, कौन लीडर बनेगा इसका, तो उन्होंने कहा कि हमें ऐसे तो समझ में नहीं आता है, तो वो फ्रांस की पद्धति के आधार पर, किसकी पद्धति है, तो याद रखना इनको जो अध्यक्ष बनाया गया था, यानी अध्यक्ष बनाया गया था, वो कहाँ की पद्धति, फ्रांस की पद्धति, फ्रांस की पद्धति के आधार पर कि सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाए। याद रखना आपको, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए जो सच्चिदानंद सिन्हा अध्यक्ष बने थे वो उन्हें किस पद्धति के आधार पर, किस देश की पद्धति के आधार पर अध्यक्ष बनाया गया था, तो हम बात करेंगे कौन सी पद्धति आपकी, फ्रांस की पद्धति। उसमें कहा गया है उन्होंने कि सबसे जो बुजुर्ग व्यक्ति है उसको ही अध्यक्ष बना दिया जाए। ठीक है, अब बात आती है
कि इसमें कुल कितने सदस्य शामिल हुए। इसमें जो सदस्य हैं कुल 211 सदस्यों ने भाग लिया था, कुल 211 सदस्यों ने भाग लिया। और बाकी सब कहाँ चले गए, तो याद रखना आपका 211 सदस्य आए हैं आपके, केवल कितने आए हैं, 211 सदस्य आए हैं। और इसी में लिख लेना मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया, मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया था इसका, तो आप कहेंगे बहिष्कार कर दिया। अब मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया तो आपके मन में विचार फिर आएगा, जब मुस्लिम लीग ने भाग ही नहीं लिया है तो और क्या हुआ, तो इधर ही याद रखना देशी रियासतों ने भी भाग नहीं लिया। किसने भाग नहीं लिया आपका, देशी रियासतों ने भी इसमें भाग नहीं लिया था। तो जब ऐसा हुआ कि आधे लोग आए हैं आधे नहीं आए हैं, जब मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया तो क्यों किया होगा, तो याद रखना मेरे प्यारे साथियों, जब मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया तो वो पाकिस्तान की मांग करने लगे थे। ये क्या करने लगे आपकी, मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया और ये लोग क्या करने लगे, पाकिस्तान की मांग, पाकिस्तान की मांग करने लगे, पाकिस्तान की मांग करने लगे थे। ठीक है प्यारे साथियों, अब इसके बाद क्या हुआ, जैसे तैसे मुस्लिम लीग है ना आपकी शामिल नहीं होती है, पहली मीटिंग हो जाती है तो इसके ऊपर ही एक व्यक्ति थे जिनका नाम था चर्चिल। कौन थे आपके, चर्चिल। चर्चिल ने एक कथन कहा कि इस संविधान सभा के लिए उन्होंने कहा कि ये ऐसा विवाह है, क्या कहा उन्होंने, ये एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। याद रखना ये किसका कथन था, कि ये चर्चिल का कथन था कि ये संविधान सभा एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। क्या कहेंगे अपन, ये एक ऐसा, इसके बारे में उन्होंने कथन कहा। किसने कथन कहा था आपका, तो आप कहेंगे चर्चिल का कथन। किसका कथन था आपका, चर्चिल का कथन है कि यह ऐसा विवाह है, ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। तो याद रखना है आपको, ऐसा कथन किसने कहा था कि ये जो पहली संविधान सभा थी यह एक ऐसा कथन है जिसकी दुल्हन ही गायब है। तो इतना आपको याद रखना है, ऐसे करके आपकी पहली मीटिंग समाप्त हो जाती है ना। कथन किसका था आपका, ये कथन था चर्चिल का। किसका कथन था आपका, चर्चिल का कथन था। अब हम बात करते हैं दूसरी बैठक होती है कब आपकी, 11 दिसंबर 1946 को। तो याद रखना संविधान सभा की संविधान सभा की बैठकों में अब हम पढ़ने वाले हैं कौन सी बैठक, तो दूसरी बैठक। इस कौन सी पढ़ने वाले हैं अपन, दूसरी बैठक के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि दूसरी बैठक क्या थी। तो याद रखना दूसरी बैठक जो हुई आपकी वो हुई आपकी कब, 11 दिसंबर 1946 को। दूसरी बैठक कब हुई आपकी, तो जो दूसरी बैठक हुई है वो कब हुई थी आपकी, तो दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें क्या हुआ आपका, जो संविधान सभा थी उसके स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। किसको बनाया गया था, तो आप बताएंगे संविधान सभा का जो स्थायी अध्यक्ष है वो किसको बनाया गया था आपके, राजेंद्र प्रसाद को। इसमें जो है स्थायी अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष बने कौन आपके, तो उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कैसा सदस्य बना दिया गया, आपका स्थायी अध्यक्ष उसका बना दिया गया था। फिर क्या हुआ आपका, तो याद रखना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके जो है अध्यक्ष बने। आपसे पेपर पूछते तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे, तो इनका जो है बिहार से थे। कहाँ से थे आपके, बिहार से थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है ना। अब इसमें कुछ उपाध्यक्ष भी बनाए गए तो आपको याद रखना इसमें जो उपाध्यक्ष बनाए गए उनका नाम क्या था,
डॉक्टर, याद रखना, एस.सी. मुखर्जी। उपाध्यक्ष कौन बने आपके? डॉक्टर एस.सी. मुखर्जी। एस.सी. मुखर्जी को क्या बनाया गया था? आपका उपाध्यक्ष बनाया गया। और यही याद रखना, एक और व्यक्ति भी थे जिनका नाम था, देखो दो अलग अलग टीमें बनाई गई थी, एक आपकी संविधान निर्माण करेगी, एक देश को चलाएंगे। तो दोनों को, एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था बीवी, नाम लिखिए आप, बीटी कृष्णामाचारी। बीटी कृष्णामाचारी को भी उपाध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन हमसे पूछा जाता है कि बी.एन. राव कौन थे? तो याद रखना, यही हम बात करते हैं किसकी? बी.एन. राव। बी.एन. राव जो थे वो आपके थे संवैधानिक सलाहकार। याद रखना, बी.एन. राव कौन थे आपके? तो बी.एन. राव जो थे वो कौन थे आपके? इनको संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। क्या बनाया गया था आपका? संवैधानिक सलाहकार किसे बनाया गया आपका? तो आप बताएंगे बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था। अब इसके बाद जो है तीसरी बैठक होती है ना, तो हम हेडिंग डाल लीजिए आप, संविधान सभा की संविधान सभा की बैठकों में अब हम कौन सी बैठक पढ़ने वाले हैं आपकी? तो हम बात करते हैं आपकी तीसरी बैठक। जब तीसरी बैठक हुई आपकी, है ना, तो उसमें क्या प्रावधान आया आपका? तो याद रखना, तीसरी बैठक कब हुई आपकी? तो ये हुई आपकी कब? 13 दिसंबर 1946 को। तीसरी बैठक कब हुई आपकी? तो जो तीसरी बैठक होती है वो हुई आपकी कब? 13 दिसंबर 1946 को। इसमें क्या हुआ? तो आप कहेंगे इसका जो मुख्य प्रावधान था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, याद रखना इस समय, कब? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, याद रखना, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या रखा था आपका? तो अपन कहेंगे इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव रखा। क्या रखा इन्होंने? उद्देश्य प्रस्ताव रखा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या रखा? कब रखा था उद्देश्य प्रस्ताव? तो याद रखना, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव आपका रखा। अब इसमें क्या था? तो इस प्रस्ताव में जो थे 8 अनुच्छेद थे। कितने अनुच्छेद थे आपके? आपसे पूछा जाएगा, बताइए, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था तो उसमें कितने आपके प्रस्ताव शामिल किए गए? तो याद रखना, इसमें 8 अनुच्छेद थे। कितने थे आपके? 8 अनुच्छेद थे। इस प्रस्ताव को स्वीकार कब किया गया? तो याद रखना, इसी प्रस्ताव के बारे में आपको लिखना है। तो आप लिखेंगे इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को, यानी आप रखना इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से स्वीकार किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में स्वीकार किया गया। किसके रूप में स्वीकार किया गया आपका? उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में इसको स्वीकार किया गया। इस प्रस्ताव को आगे इसी के आधार पर हमने क्या बना दिए? संविधान की प्रस्तावना को तैयार हमने किया है। तो इसी प्रस्ताव के आधार पर हमने किसको तैयार किया है? संविधान की प्रस्तावना को हमने तैयार किया है। तो यहाँ तक आपकी तीनों समितियां बन जाती हैं, आपकी तीनों बैठकें हो जाती है। अब इसके बाद क्या होता है? जो आपकी मुस्लिम लीग थी, कौन थी आपकी? मुस्लिम लीग थी, वो भारत में दंगा फसाद करने लगती है, जगह जगह आग जलने लगती है आपकी, है ना। बहुत बेहतरीन तरीके से आपका विद्रोह भड़क जाता है। क्या भड़कने लगता है? विद्रोह भड़कने लगता है। तभी वहां पर क्या हुआ आपका? जो क्लीमेंट एटली थे, कौन थे आपके? क्लीमेंट एटली की घोषणा की उन्होंने कि 20 फरवरी 1947 को। एटली की घोषणा क्या थी? तो याद रखना, यही हम लिखते हैं 20 फरवरी 1947 को। किसकी घोषणा है आपकी? एटली की घोषणा हुई।
अब उस घोषणा में क्या कहा गया? तो देखो, पाकिस्तान जो मुस्लिम लीग थी वो बहुत भयंकर दंगे फसाद कर रही थी, और उन्होंने क्या कहा कि घोषणा कहाँ से की? हाउस ऑफ कॉमन से उन्होंने घोषणा की कि हम भारत को जून 1948 तक, है ना, सत्ता सौंप देंगे। यहीं से घोषणा की गई। कहाँ से घोषणा की? हाउस ऑफ कॉमन। हाउस ऑफ कॉमन, ये जो वहां की संसद थी, से घोषणा की गई कब? 20 फरवरी 1947 को, कि हम जो है, कब तक की बात चल रही है आपकी? जून 1948 तक। हम जून 1948 तक भारत को भारत को सत्ता सौंप देंगे। याद रखना आपको। तो ये किसने घोषणा की थी? ये घोषणा की थी आपकी किसने? तो एटली ने घोषणा की थी। लेकिन याद रखना मेरे प्यारे साथियों, जब ऐसी घोषणा हुई तो उस घोषणा के बाद भी आपकी मुस्लिम लीग नहीं मानती है ना, बहुत भयंकर दंगा फसाद आपके होने लगते हैं, है ना। जवाहरलाल नेहरू, है ना, सरदार पटेल जो थे आपके, और भी इसमें व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि ये जो मुस्लिम लीग है वो इतना विरोध क्यों कर रही है, तो उनको समझाने बहलाने फुसलाने का काम किया, है ना। लेकिन जो गांधी जी थे, गांधी जी भारत का विभाजन नहीं चाहते थे। कौन नहीं चाहते थे आपके? महात्मा गांधी जो है वो भारत का विभाजन नहीं चाहते थे। इसी कारण उन्होंने कहा कि यदि सारा भारत भी आग की लपटों में घिर जाए, उन्होंने क्या कहा? यदि सारा भारत ही आग की लपटों में गिर जाए तो फिर भी मैं पाकिस्तान को नहीं बनने दूंगा। यदि कांग्रेस भी विभाजन चाहती है तो उनको मेरे मृत शरीर के ऊपर से, मेरे मेरे मृत शरीर के ऊपर ही उनको पाकिस्तान बनाना पड़ेगा। जिंदा रहते रहते मैं पाकिस्तान को नहीं बनने दूंगा। ऐसा किसने कहा? आपके महात्मा गांधी ने कहा। महात्मा गांधी जब कहते हैं तो उसके बाद क्या हुआ? फिर सरदार पटेल क्या कहती है? अगर मुस्लिम लीग अब अगर अलग नहीं होना चाहती तो हम ही भारत को अलग चाहते हैं। याद रखना, किसने कहा था आपका? सरदार पटेल ने क्या कहा आपसे? परेशानियों से परेशान होकर सरदार पटेल ने कहा, जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, अब हम स्वयं विभाजन चाहते हैं। तो याद रखिए, दोनों की हमें स्टेटमेंट जरूर याद रखना है आपको। किस किस के स्टेटमेंट थे आपके? तो महात्मा गांधी का स्टेटमेंट लिख लीजिए आप। किसका कथन लिखना है अपने? दोनों के स्टेटमेंट जरूर आप याद रखना। दोनों ने क्या क्या कहा था? कि महात्मा गांधी ने क्या कहा था? यदि सारा भारत भी आग की लपटों में घिर जाए, यदि सारा भारत भी आग की लपटों में घिर जाए, उन्होंने क्या कहा? यदि सारा भारत भी आग की लपटों में घिर जाए फिर भी पाकिस्तान नहीं बनने दूंगा। याद रखना, ये किसका कथन था आपका? यदि सारा भारत भी आग की लपटों में गिर जाए फिर भी पाकिस्तान नहीं बनने दूंगा। और आगे उन्होंने क्या कहा? कि यदि कांग्रेस विभाजन चाहती है, यदि कांग्रेस विभाजन चाहती है, यदि कांग्रेस विभाजन चाहती है तो वह मेरे मृत शरीर पर ही होगा। तो वह मेरे मृत शरीर पर ही होगा। आगे लिखना, क्योंकि क्योंकि जब तक मैं जीवित हूं भारत को विभाजित नहीं होने दूंगा। उन्होंने क्या कहा? कि क्योंकि ये आपको गांधी जी का स्टेटमेंट याद रखना।
गांधी जी ने क्या कहा, यदि सारा भारत भी आपकी लपटों में घिर जाए फिर भी पाकिस्तान नहीं बनने दूंगा। यदि कांग्रेस विभाजन चाहती है तो वह मेरे मृत शरीर पर ही होगा, क्योंकि जब तक मैं जीवित हूं भारत का विभाजन नहीं होने दूंगा। लेकिन याद रखना, यही हमें एक और कथन याद रखना है। किसका? तो उधर है सरदार पटेल क्या कहते हैं, किसका कथन याद रखना अपने? सरदार पटेल का कथन याद रखना है। उन्होंने क्या कहा था? तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, अब हम स्वयं विभाजन चाहते हैं। उन्होंने क्या कहा? जिन्ना जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, अब हम स्वयं विभाजन चाहते हैं। हम स्वयं विभाजन चाहते हैं, ऐसा कथन दोनों का याद रखना। ये कथन किसका था आपका? सरदार पटेल का कथन था कि उन्होंने देखा कि पूरे भारत में बहुत सारी परेशानियां हो गई, अंतिम सरकार चल नहीं पा रही थी आपकी, है ना। इसको देखते उन्होंने क्या कहा कि अब जो है पाकिस्तान को भारत से अलग ही करना पड़ेगा। अब इसके बाद जो है अगली हम क्लास में पढ़ेंगे कि आपका पाकिस्तान अलग होने के बाद फिर उन्होंने सरकार कैसे चलाई आपकी, कैसे हमने संविधान की अलग अलग समितियां बनाई, कैसे संविधान का निर्माण किया और निर्माण करने में कितना समय लगा, कितना पैसा खर्च हुआ, इन सब के बारे में हम विस्तृत बहुत ही मजे और आनंद के साथ पढ़ने वाले हैं। तो आप इन क्लासों के बाद अगली क्लास को देखना ना भूलें। मिलते हैं ब्रेक के बाद। धन्यवाद।